Please like, share, subscribe our YouTube channel. आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आने वाले जो पीटी के प्रश्न हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर स्टेट पॉलिसी है उसके बारे में। तो पहला प्रश्न है कि किसी ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो पहला है कि डॉक्टर अम्बेडकर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा केटी शाह और चौथा BN राव। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, केटी शाह। केटी शाह हमारे भारत के जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं और इतिहास में उनका काफ़ी योगदान है और स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी वो बहुत मामलों में जो है भारत का रणनीतिकार रहे हैं। और जो प्रथम राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ में राष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवार थे, हार गए थे। वहाँ बहुत सी बातें जो है उन्होंने बताई हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जो हमारे संविधान में जो 42वां संशोधन था उसमें जो धर्मनिरपेक्ष आया, पंथ निरपेक्ष शब्द आया, उसके बारे में भी इन्होंने पहले ही वकालत की थी ताकि वो प्रथम बार में ही वो संविधान में जुड़ जाए। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मामले थे। उन्होंने जो है वो बिहार का प्रतिनिधित्व किया और बिहार से वो चुने गए थे। तो ऐसे में जो है उन्होंने इस संदर्भ में ये बातें कही। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं थोड़े उन पर समझ भी बनाना चाहिए, उनको समझना चाहिए। उससे भी आपको खोल के पूछ सकता है वो कि ये क्या, इसमें संदर्भ क्या है, बात क्या है, इस उद्देश्य का बात क्या है, इसमें वो क्या कहना चाहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि उसको कानून बना के महत्व दिया जाता है, उसके बाद उसे मौलिक अधिकार में दिया जाता है लाके। हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि जब इसे आयरलैंड से हमने ग्रहण किया था तो ये हमारे संविधान के भाग 4 के मूल संविधान में था, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। और ये राज्य को निर्देश दिए गए थे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। और हमारे पास उतना पैसा नहीं था उस समय देश के पास, और आज भी हम विकासशील हैं। तो किसी भी चीज़ को लागू करना बड़ी बात नहीं है, कोई नीति बनाना या कानून बनाना, उसके लिए एक बड़ा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ता है, बहुत खर्च आता है। तो इसलिए जो है इसके पीछे ये तर्क रहा कि नीति निर्देशक तत्वों को धीरे धीरे जो है वो हम उसके महत्व को बढ़ा के उससे मौलिक अधिकार में लाएंगे और उसे न्यायोचित बनाएंगे, साथ ही उसके लिए कानून बनाएंगे, जैसा कि आज हम अभी देखेंगे कि बहुत से मामलों में हमने ऐसा किया है। इसी संदर्भ में से जो है एक ऐसा बैंक है जो सुविधा अनुसार चेक अदा किया जाएगा, अर्थात इसका जो चेक है वो बाद में आपको मिलेगा। इसका कहने का संदर्भ ये है। इसी संदर्भ में आप देखिएगा कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी उत्तर दिनांकित चेक है जो बाद में कैश किया जाएगा, या कोई दिवालिया बैंक के द्वारा दिया गया था। तो चूँकि वर्ल्ड वार चल रहा था और जर्मनी ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को हमला किया था, और फिर 1941 में आप देखिएगा कि जो पर्ल हार्बर की घटना है अमेरिका में, वो युद्ध में सम्मिलित हो गया। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त हो चुका था, एक राजनीतिक शून्यता का दौर था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है अंग्रेजों को समर्थन चाहिए था भारत से, तो उन्होंने बहुत से ऐसी बातें की, स्वायत्तता की बातें की, लेकिन जिसको गांधी जी पकड़ चुके थे कि ये ऐसी मन बहलाने वाली बात है। और इसी दौर में बातें जो हैं वो एक प्रकार से उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। जो वो बात कर रहे हैं वहाँ देने वाले नहीं थे क्योंकि खुद वो युद्ध में लगे हुए थे। तो इसी संदर्भ में यहाँ अभी आप तुलना, कोई भी चीज़ की स्टडी में आप तुलना ज़रूर कीजिए। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा किसी चीज़ को समझ बना के, तो वो आपके लिए लाभकारी है। तो पहला इसका जो ऑप्शन है केटी शाह जो है वो सही है, तीसरा ऑप्शन, माफ़ कीजिए। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों में संदर्भ में क्या सही है। पहला, इन तत्वों के लिए कानून की आवश्यकता होती है क्योंकि वे स्वतः लागू नहीं होते हैं। दूसरा, ये न्यायोचित होते हैं। तीसरा, ये नकारात्मकता का विरोध कराते हैं। और चौथा, नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन संभव नहीं है। तो इसका जो सही है पहला है ऑप्शन, क्योंकि इन तत्वों के लिए कानून की आवश्यकता होती है क्योंकि स्वतः लागू नहीं होते हैं। क्योंकि
इसमें जो दिया गया है राज्य को निर्देश, तो उसके अनुसार ऐसे तो नैतिक रूप से ये आदेश है, लेकिन ये प्रयोग में ऐसा व्यवहारिक रूप में नहीं दिखता है कि बड़ा सशक्त तरीके से लागू किया जा रहा है। आज आप एक मैं उदाहरण ले लेता हूँ, आप आर्टिकल 44 को देख लीजिए, जो समान सिविल संहिता है, यूनिवर्सल सिविल कोड है। अब वो तो कानून में हमारे नीतिश तत्व के तरह के मामले से शामिल है, लेकिन अभी हम उस पर बात कर रहे हैं कि कानून बनाएंगे, नीति लाएंगे। तो जब तक वो नहीं आएगा या जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट में नहीं आएगा कानून के रूप में या नियम के रूप में, नीति के रूप में, तब तक जो है वहाँ उसका जो है प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो इस संदर्भ में ये बात की गई, तो ऐसे में ये सही है। अब दूसरा है कि ये न्यायोचित नहीं है, तो वो भी बात न्यायोचित होते हैं तो गलत है, चूँकि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं। तीसरा है कि नकारात्मक का भी बोध कराते हैं, तो ये मौलिक अधिकार में नकारात्मकता का बोध होता है, लेकिन इसमें सकारात्मकता का बोध होता है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार, क्योंकि इसमें प्रतिषेध की संभावना बहुत कम होती है और राज्य को निर्देशित किए जाते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार में आप पाइएगा कि वहाँ बहुत चीज़ की मनाही होती है, जैसे विदूषण के लिए मनाही है, बहुत से राइट सस्पेंड भी किए जाते हैं। तो यहाँ वो बात नहीं दिखती है, इसीलिए इसमें सकारात्मकता का बोध होता है, नकारात्मकता का नहीं होता, इस बात को जान लीजिए। चौथा है कि नीतिश तत्वों में संशोधन संभव नहीं है, तो ये गलत है, चूँकि अभी तक आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े संशोधन हुए हैं। शिक्षा के अधिकार में देख लीजिए, या आप जीवन निर्वाह में देख लीजिए, निःशुल्क सहायता का देख लीजिए, बहुत आगे हम देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 50 के द्वारा किस सिद्धांत की अवधारणा को प्रोत्साहन मिलता है? पहला उचित न्याय का सिद्धांत, दूसरा शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, तीसरा समान संवर्धन सिद्धांत और चौथा शांति एवं नियंत्रण का सिद्धांत। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, क्योंकि यहाँ दो बातें आपको पूछी जा रही हैं, एक तो अनुच्छेद 50 क्या है और दूसरा शक्ति का पृथक्करण क्या है। चूँकि अभी ये टेंडेंसी बना हुआ है सिविल सर्विस में या बड़े एग्जाम में कि एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारा टेल क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। और यहाँ चूँकि आपको दोनों चीज़ को समझना है कि अनुच्छेद 50 में है कि जो पृथक्करण किया गया है, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से, लोक सेवा के मामले में हो या और भी बातों के मामले में हो, कि उसके लिए राज्य कदम उठाएगा। तो इससे कौन सी अवधारणा पुष्ट होती है? तो इसका दूसरा ऑप्शन है कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, क्योंकि ये अगर इसको नाम से भी पकड़े आप तो बड़ा ईजी है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़े राजनीति शास्त्री थे या दर्शन शास्त्री भी थे, मोंटेस्क्यू, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि उस समय धर्मतंत्र का शासन था और वो धर्म से शासन को अलग करना चाहते थे। तो उस संदर्भ में ये बातें सामने आई थी, लेकिन आज के प्रजातंत्र में ये बहुत सार्थक सिद्ध हुई। और इसमें हम देखेंगे कि अगर तीनों धाराएं, तीनों स्तंभ अगर वो अलग अलग चले, पृथक रूप से एक दूसरे का एनक्रोचमेंट नहीं करें, यानी सह संबंध के साथ चले, तो वो प्रजातंत्र बहुत पुष्ट होता है और उससे प्रशासन में आसानी होती है। अब यहाँ जो है कार्यपालिका का अगर हम न्यायपालिका को एक कर दें, दोनों के नियम उपनियम को, तो वहाँ परेशानी होगी। अभी आप अगर जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं कमीशन में आने की, वहाँ आप कलेक्टर बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, तो वहाँ भी आप न्यायिक सुनवाई करेंगे, लेकिन वो एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव कोर्ट होगा, एक अर्ध न्यायिक कोर्ट होगा। लेकिन जब बहुत से मामले जो नहीं निष्पादित होंगे तो वो प्योर कोर्ट में जाएंगे। प्योर कोर्ट यानी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, मुंसिफ होगा, CGM कोर्ट होगा, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो दोनों को पृथक किया गया। आप लॉर्ड कॉर्नवालिस के अगर सिविल सर्विस के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि किस प्रकार न्यायिक रूप से चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, सिविल सर्विस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ जो है अगर समस्या बहुत बड़ी हो और उसे पृथक पृथक करके हम अगर देखें, ये बहुत बड़ा अगर क्वेश्चन है मेंस का, आपको 4 भाग में एक साथ अगर उसको आप पढ़ेंगे या PT में भी तो दिक्कत होगी, लेकिन चीज़ों को तोड़ तोड़ कर पढ़ें तो आपको आसानी होगी। तो यही सिद्धांत है शक्ति का पृथक्करण। तो इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का, वो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान गलत है? अनुच्छेद 44 जिसका मिलान है समान नागरिक संहिता,
दूसरा अनुच्छेद 47 जिसका मिलान है लोक स्वास्थ्य पोषाहार स्तर, तीसरा अनुच्छेद 48 जिसका मिलान है निर्वाह मजदूरी, और चौथा अनुच्छेद 49 जिसका मिलान है राष्ट्रीय महत्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो अनुच्छेद 48 है, चूँकि निर्वाह मजदूरी उसमें नहीं है। 48 के अंतर्गत आप पढ़िएगा कि जो कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन है उसके अंतर्गत बात की गई कि राज्य में कैसे दुधारू पशुओं को, गाय को, बछड़ों को, उसकी नस्लों को सुधारना है, उनके वध का जो है वो प्रतिषेध है। साथ ही 48 का जो फिर संशोधन हुए बाद के दिनों में 1976 में, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि पर्यावरण से, वन प्राणी से, वन जीव से जुड़े हुए संवर्धन की बात की गई है। तो एक तरह से पूरी तरह जो है वो पशुपालन, वन, इनसे जुड़ी हुई बातें हैं। तो यहाँ निर्वाह मजदूरी से इसका संबंध नहीं है। आप जब अनुच्छेद 39 पढ़िएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा इस निर्वाह मजदूरी की चर्चा जो है वहाँ पर बात की गई है। फिर 43 में, अनुच्छेद 43 में भी जो है मुख्य रूप से कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। तो इसका ये ऑप्शन गलत है। जबकि 44 समान नागरिक संहिता वो सही है, 47 लोक स्वास्थ्य पोषाहार स्तर वो भी सही है, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों के, वस्तुओं का संरक्षण वो भी सही है। तो इस हिसाब से जो है इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात अनुच्छेद 48 के संदर्भ में सही नहीं है। अब देखिए वो बातें सामने आ गई तुरंत। पहला कि गाय, बछड़ा तथा दुधारू पशुओं का ध्यान, दूसरा इनके वध का प्रतिषेध पर बल, तीसरा पशुपालन के आधुनिकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रणालियों पर बल, और चौथा इनके व्यापार पर प्रतिबंध। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ये बात तो लिखी नहीं हुई है, तो इसलिए इसमें शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों बातें जो है स्पष्ट जो है 48 में, अनुच्छेद 48 में लिखी गई हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और 48 को और 48 का को अलग अलग करके देखें, अलग अलग करके कभी मिश्रित करके पूछ देता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के उन्नयन के बारे में लिखा गया है। तो पहला अनुच्छेद 42, दूसरा अनुच्छेद 42 का, तीसरा अनुच्छेद 43 का, और चौथा अनुच्छेद 43 खा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर चौथा अनुच्छेद 43 खा है, यानी बी है। तो अब देखिएगा कि जो मूल संविधान है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत, उसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की चर्चा की गई है। और वहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे उद्योग को बढ़ाने के लिए और हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो सहकारी मानक थे, बहुत से हम देखेंगे कि किस प्रकार आगे गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को बताया था, सहकारी आंदोलन पर जोर दिया था। तो उस संदर्भ में जो बातें हैं वो नीति तत्वों में पूर्ण रूप से नहीं आई थी, लेकिन उसको जब हमारा संविधान में संशोधन किया गया तो इसमें जो है वो बी क्लॉज जो है वो जोड़ा गया, और उसके अंतर्गत जो है अब देखिएगा कि जो सहकारी समिति, जो आज हम झारखंड के बजट में भी चर्चा की गई है, भारत के बजट में भी चर्चा की गई। जैसे झारखंड के बजट में है कि 69 एकलव्य विद्यालय का संचालन और आवासीय विद्यालय का संचालन सहकारी समिति से होगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। भारत सरकार ने भी ये कहा है कि नहीं, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत मामलों में आगे किया जाएगा। तो सहकारी समिति एक प्रकार से मिलजुल के काम करती है, वहाँ प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होता है और एक ग्रुप होता है और उसका लाभ का बंटवारा भी होता है, और वहाँ निगरानी भी मजबूत होती है। तो भारत में जो है वो अब देखिएगा, इसका जो है 1904 में इस ब्रिटिश काल में निकोलसन द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, उसके लिए काफ़ी कार्य हुए। एक टॉपिक भी है सहकारिता आंदोलन। और यहाँ जो है अनुच्छेद 43 खा में जो है वो आप देखिएगा कि ये संशोधन हुए, और आपको देखिएगा कि जो भारत का हमारा संविधान है, यानी वहाँ संशोधन किया गया, वहाँ 2011 में जो 12 में पूर्ण हुआ, जिसे हम 97 संशोधन कहते हैं, 97 अमेंडमेंट, जिसमें सहकारी समिति को संवैधानिकता का दर्जा दिया गया और इसे मौलिक भी माना गया है। और इसके अंतर्गत जो है इसे और प्रबल करने की बातें की गई हैं, क्योंकि भारत में
इसके माध्यम से एक बेहतर लक्ष्य को प्रजातंत्र के, समाजवादी, सहकारिता के और एकता के हम बेहतर लक्ष्य को इसके अंतर्गत हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका जो 43 खा है, इसका उत्तर जो है वो सही है, यानी चौथा ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 43 का के तहत प्रबंध में सहभागिता का दृष्टिकोण किस आंदोलन से परिलक्षित होता है? तो पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल आंदोलन, तीसरा टाटा हड़ताल, चौथा नागपुर आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 का, बड़ा ऐतिहासिक था। और ये जो प्रबंध में सहभागिता है, आप देखिएगा कि ये तो आया ऐसे 42वां संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के काल में, जहाँ बहुत से समाजवादी मानकों को स्थापित किया गया। और इसके भी काल को हम देखें, इसमें बहुत सारी बातें हैं कि किस प्रकार प्रबंध में सहभागिता का जो है वो डेवलपमेंट है। आज भी इस डेवलपमेंट को हम देखते हैं शेयर के माध्यम से। तो यहाँ आप देखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं आपको, क्योंकि अब इतना कॉमन हो गया आर्टिकल कि सब इसको रट लेते हैं। तो अब इसको घुमा के पूछने का टेंडेंसी है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है वहाँ आपको सब बातें नज़र आएंगी जो भारत के संविधान को और देश से पृथक बनाती है। वहाँ देसी अप्रोच भी है, क्योंकि वो आपके व्यवहारिक आंदोलन से जुड़ी थी। अहमदाबाद मिल आंदोलन में क्या था कि 1918 में मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, क्योंकि वो प्लेग का दौर था और प्लेग का बोनस दिया जाता था। और उस प्लेग की बोनस की मांग को बढ़ाने के लिए जो है वहाँ के मजदूरों ने हड़ताल किया, यानी 50% की मांग थी। इसमें अनुसुईया बेन, सारा भाई, इनका जो है प्रमुख योगदान था। और इसमें ठीक तुरंत 1917 के चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी इस आंदोलन में कूदे थे। और इसमें एक नया सिद्धांत उन्होंने दिया ट्रस्टीशिप का, यानी मालिक भी बैठ के बात करे, मजदूर भी बैठ के बात करे और राजनीतिक नेता भी बात करे। तो ये तीन पक्ष से जो है त्रिपक्षीय जो है वार्ता आरंभ हुई। और यहीं से जो है प्रबंध में सहभागिता का जो है डेवलपमेंट शुरू होता है। आपको देखिए कि इसके बाद में इसके महत्व को हमने 1976 में समझा। और इससे पहले भी अगर आप देखें, यानी ठीक 1926 में अगर ब्रिटिश काल में ही आप देखें तो वहाँ भी वो ट्रेड यूनियन को मान्यता दे रहे हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर संघ भी बना था। और फिर 1947 में औद्योगिक विवाद में इसको हम जो है बहुत मान्यता दे रहे हैं। फिर आपको देखिए कि 1958 में 58 में संयुक्त प्रबंध परिषद हमने बनाया। फिर 1977 में, जैसे मैंने बताया, 76 में हमने संशोधन ही कर दिया। 97 में इसके लिए हमने बड़ा स्तंभ बनाया। जब भूमंडलीकरण हुआ तो हमने शेयर के माध्यम से जो है मजदूरों में जो है इसकी भागीदारी को सुनिश्चित की। 1983 में इसके लिए हमने अलग से योजना चलाई। तो आप LSW में इस प्रकार की चीज़ों को विस्तार से पढ़ें। लेकिन यहाँ जो है आपको अगर इसको डिटेल से पढ़ना है तो राम आहूजा की पुस्तक है, वहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, अहमदाबाद मिल आंदोलन। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार वर्तमान में 21A में है, यह नीतिशक तत्व के किस अनुच्छेद का भाग है? तो पहला अनुच्छेद 44, दूसरा अनुच्छेद 45, तीसरा 46 और चौथा 47। तो इसका जो सही उत्तर है कि शिक्षा का अधिकार जो है उसका संबंध आप देखिएगा कि अनुच्छेद जो है वो 45 से है, दूसरा ऑप्शन। और इसमें ये स्पष्ट है कि जो शैशव की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान इसमें लिखा गया था। और जो 21A में यानी मौलिक अधिकार में हमने इसे 86वां संशोधन 2002 में शामिल किया और 2009 में कानून भी बनाए इसके लिए। लेकिन वहाँ हमने 6 से जो है 14 वर्ष को लिखा है, जबकि यहाँ 6 से कम आयु का जिक्र किया गया है। उसको इसके फ़र्क को भी आपको समझना है अनुच्छेद 45 में। तो एक प्रकार से शिक्षा के अधिकार का बोध कराता है, राज्य को निर्देश देता था। तो इससे हमने महत्व को समझा। और 1990 के राम मूर्ति जो कमीशन है वहाँ ये बातें भी आई थी। 1993 में जो उन्नी कृष्णा केस है आंध्र प्रदेश का, उसमें भी ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की। फिर मजूमदार कमेटी 1999 में आई और 2002 में तो संशोधन हुआ संविधान में, उसमें इसे 21A के तहत रखा गया और 2009 में हमने इसे कानून बनाया है। तो इस ऐसे पूरी बातों को भी हमें समझना चाहिए।
तो यहाँ बात भी आ रही थी कि जो हमारे मूल संविधान में जो 45 में लिखा गया था कि 6 से कम, तो अर्थात वो 0 हो सकता है, तो वहाँ न 6 से ज़्यादा लिखा गया है, ना इस प्रकार से कोई स्पष्ट बातें की गई थी। लेकिन अब बात की जा रही है कि नहीं, कम से कम जो शिक्षा का जो काल होता है 22 वर्ष 23 वर्ष जो भी है, उस वर्ष तक जो है पूरा सरकार को प्रयास करना चाहिए। और इसके जो शर्त है, जैसे बहुत सी बातें हैं कानून में, उसको लागू करने में भी जो है निजी संस्थान पीछे हटती हैं। जैसे 25% जो है एडमिशन लेना है। आज भी शिक्षा जो है बहुत बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार अन्य देशों में बहुत महंगी शिक्षा है, भारत में भी बहुत महंगी शिक्षा, और ये एक प्रकार से गैप खड़ा कर देती है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें भारत में फ्री होनी चाहिए धीरे धीरे करके, और इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते हैं, या ये बाध्यता हो। तो उसके लिए मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ेगा, संरचना बनानी पड़ेगी, स्कूल बढ़ाने पड़ेंगे, सरकारी स्कूल में भी वो सुविधा देनी पड़ेगी। तो सिर्फ बच्चों को जो है टाई पोशाक वितरण करने से जो है वहाँ आधुनिकीकरण नहीं आएगा। जो सही गुणवत्ता होगी वो उसके व्यवहारिक शिक्षा में होगी, उसके नैतिक शिक्षा में होगी, उसके उन्नयन पर जो है जोर देना है। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा अनुच्छेद 45 है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 42 के तहत प्रसूति सहायता को देखते हुए जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत भारत में कब हुई? तो पहला 2001, दूसरा 2005, तीसरा 2006 और चौथा 2008। तो अब देखिएगा इसका जो सही उत्तर है दूसरा 2005। तो 2005 में जो है आप देखिए कि जो पहले है कि अनुच्छेद 42 में क्या है। तो अनुच्छेद 42 में आप देखिएगा कि काम की न्याय संगत है, मानवोचित दशा है, और उसमें प्रसूति सहायता का उपबंध है। तो ये संशोधन से नहीं जुड़ा है, ये मूल रूप से संविधान में था। तो प्रसूति सहायता से तात्पर्य है कि जो जच्चा बच्चा की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, जो माँ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो भारत में चूँकि आरंभ से ही ब्रिटिश काल में ही से ही आप देखें कि अकाल का बहुत बड़ा दौर था, कुपोषण था, भुखमरी थी। तो ऐसे में जो स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ की अवधारणा नहीं रहती है। आज हम देखें कि जो MMR की दर है वो 1 लाख में 112 है, जिसे हम 2030 तक 70 करेंगे। जो मातृ मृत्यु दर है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जो 1000 पे होता है वो 28 है, उसे भी हमने बहुत सफलता पाई है। जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है या पोषण संबंधी आंगनबाड़ी कार्यक्रम है, इसके माध्यम से। तो ये जो शुरुआत हमने कार्यक्रम की 2005 में, तो इसके अंतर्गत जो है हमने जो बच्चा के जन्मने पर जो है पंजीकरण की आवश्यकता, क्योंकि बहुत से असंगठित पंजीकरण, जो असंगठित जो है वो पैदाइश की जाती है बच्चे की, बहुत गलत तरीके से होता है, उसमें स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। तो इससे हमने पहले रजिस्ट्रेट कराया, वहाँ बच्चे के जन्मने पर जो है आर्थिक लाभ दी, दाई को भी इसका लाभ पहुँचाया और उसे आंगनबाड़ी से भी जोड़ा। तो एक प्रकार से ये योजना अनुच्छेद 42 का भाग है। आप इसे जोड़ने का ऐसे प्रयास करें। तो चीज़ें मान लीजिए कि संविधान में बहुत से ऐसी आर्टिकल्स हैं जिसको आप बहुत से संस्थानों आप देखिएगा यूट्यूब में कि डायरेक्ट उसको लेके अनुच्छेद 11 इतना, अनुच्छेद 12 इतना, तो उसके बजाय आप उसको समझिए। वो तो आप भी कर सकते हैं, आप कोई भी 100 रुपये की पुस्तक ले लें बेयर एक्ट की और उसको पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन उसमें समझ बनाना ज़रूरी है कि उसके पीछे क्या दृष्टिकोण है। आके जब आप प्रशासनिक पदाधिकारी बनिएगा या विधायक बनिएगा, मंत्री बनिएगा, नेता बनिएगा, प्राइम मिनिस्टर बनिएगा, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है कि क्योंकि आपका जो गाइड है पूरा इंडिया को अगर एक करता है तो संविधान है, और उस संविधान से आपको हजारों वर्ष लग जाएंगे चीज़ों को निकालते। तो वहाँ आपको दृष्टिकोण लाना पड़ेगा, विजन लाना पड़ेगा, ये चीज़ ज़रूरी है। तब वहाँ से आप चीज़ों को निकाल के उसको समाज में लाइएगा। तो इसलिए इस प्रकार के जो है संवैधानिक उपबंध को ध्यान रखिए, पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि आगे आप उसको कैसे क्रिएटिविटी उसमें लाएं। अगला प्रश्न है कि तो इसका दूसरा ऑप्शन 2005 सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस अनुच्छेद में राज्य का कर्तव्य उल्लिखित है? पहला अनुच्छेद 36, दूसरा 37, तीसरा 38 और चौथा 39। तो राज्य का जो कर्तव्य है वो लिखा गया था, तो अनुच्छेद इसका दूसरा ऑप्शन है जो 37 है।
आप देखिएगा कि जो 36 में क्या है, 36 में राज्य का अर्थ बताया गया है जो भाग 3 में है, और 37 में है कि इसमें जो देश के शासन में जो मूलभूत है विधि बनाने में, इन तत्वों को लागू करने में, तो ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये लोगों के कर्तव्य का बोध नहीं किया गया है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना राज्यों को निर्देशित की गई है। तो ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये शब्द लिखा हुआ है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो 37 सही है।